अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल सितमगर सनम का पार्ट 3 आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। अज़लान भाई, आयत नहीं दिखाई दे रही हैं। कहाँ हैं? इकरा ने उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करते कहा। वो आती ही होंगी बस, वो मुतबस्सम से गोया हुए। खाला, उसी वक्त में अहमद दौड़ता हुआ इकरा की जानिब आया था। भाई मुझसे नहीं मिलना है क्या? लुबना ने मोहब्बत से कहा। तो वो आया नानी कहता इनसे जा लगा। नानी याद नहीं आई अहमद को क्या? मिलने ही नहीं आए, लुबना ने उसका माथा चूमते कहा। वही अजनान, गलत इंतखाब कर बैठे हो। तुम्हारी नई ज़ौजा तो सलाम दुआ की भी नहीं ठहरी हैं, या हमारी आमद पसंद नहीं आई, तल्खी से लुबना ने कहा था। रमज़ान साहब बस तंबीह करते रह गए, जबकि अजनान कुछ शर्मिंदा से हो गए। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं। वो अदीरा ने जुस गिरा दिया था कपड़ों पर, बस वही तब्दील करवाने गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। उनकी बात मुकम्मल होते ही आयत की पुकार उठी थी। लुबना ने बेसाख्ता सामने देखा और कितने ही लम्हे वो ठहरी रही। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि आयत इतनी कम उम्र होगी। इकरा से भी उन्होंने कोई ख़ास तफ़सीलात ना ली थी, बल्कि सिरे से इस बारे में बात ही नहीं की थी। मगर इन्हें इल्म था कि वो मुतलका है। वो तो कोई उम्र दराज सोचे बैठी थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? वो जूस की ट्रे रख कर सीधी हुई जब इकरा उससे गले मिली। मैं बस आपके पास ही आने वाली थी। लुबना को इकरा का ये अंदाज पसंद नहीं आया था। आयत माँ, बहना कहाँ है? अहमद के पूछने पर लुबना का सब्र तमाम हुआ। माँ कौन अहमद? अचानक वो कह उठी। अजलान ने पहलू बदला, जबकि आयत चौंक उठी। आयत माँ? अहमद के लहजे में मासूमियत थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, अनमता है तुम्हारी माँ। वो वाजे लहजे में गोया हुई, जबकि अहमद उलझ सा गया था। इनके अंदाज पर फौरन रमज़ान साहब के साथ लगा। आंटी, लफ्ज़ों की उलझन वजूद में खला पैदा कर सकती है। वो बेसाख्ता कह गई। तो तुम ये कह रही हो सच पर पर्दा डाल दूं? अजलान, अनमता का वजूद यूं पसे पुश्त कर दिया गया है। वो बरहम सी गोया हुई। मेरा ये मतलब नहीं था आंटी। इनके यूं कहने पर वो घबराई थी। मामा, आयत ने ऐसा तो नहीं कहा। इकरा ने भी तरफदारी की। तुम खामोश रहो, उन्होंने टोका। आयत, अजलान ने लुबना का मिजाज बरहम देखा तो मामला फहम करने के लिए आयत को ही टोक गए। उसने शिकवा करती निगाह से इन्हें देखा। माजरत आंटी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो। मेरा वो मतलब नहीं था। अनमता जी का बसेरा है यहाँ। वो कभी अहमद और अदीरा के जहन और दिल से नहीं निकल सकती। आंखों में दर्द आई नमी को उसने दिल में उतारा था। वो गाल भिगोकर खुद को कमजोर नहीं साबित करना चाहती थी, जबकि लुबना को अजलान की जानिब से उनकी जानिब झुकाव बहुत भाया था। बस कर दो लुबना, क्यों बात को तूल दे रही हो? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्या? इस बार रमजान साहब ने मुदाखलत करते कहा। यकदम माहौल में तल्खी सी घुल गई थी। मैं खाने का देखती हूँ, वो कहते वहां से निकल गई थी। अजलान को एहसास था कि आयत गलत नहीं है, मगर वो क्या कह सकते थे, इसलिए चुप रहे। बहुत अफसोस है मुझे कि तुम्हारे भाई ने किसी बोझ की तरह उतार फेंका तुम्हें। अफसोस तुम्हारी जगह कहीं नहीं। यहाँ भी तुम सिर्फ मेरी बेटी अनमता के बच्चों की मुलाजमा का किरदार अदा कर रही हो कि अजलान ने कोई हक तो तुम्हें दिया नहीं। लुबना की बात आयत का दिल लहू करने लगी थी। वो किचन में खाने की तरतीब करने आई थी। वो भी आन मौजूद हुई, अब लफ्जों के निश्तर से काम ले रही थी। तलाक याफ्ता होना क्या वजह बनी थी तलाक की? इतनी कम उम्र में कोई गुल खिला रही थी, या किरदार में कोई झोल? आंटी, मजीद वो बर्दाश्त ना कर सकती थी, बिलाखर कह गई। खबरदार जो मेरे सामने आवाज बुलंद की हो तो। इन्हें इसके अंदाज पर गुस्सा आया था। तुम क्या समझती हो यहाँ मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लूंगी? नामुमकिन। ना जाने क्या सोचकर अम्मू जान ने तुम्हारा इंतखाब किया है। कुछ खास तो है नहीं। यकीनन अजलान की दौलत तुम्हारे भाई की आंखों में आ गई होगी। वो अपनी जहनियत उजागर कर रही थी। आयत ने कर्ब से आंखें मींची। ये मेरी अनमता का घर है, बस ने मैंने तुमको देना नहीं है, समझी? यहाँ पहले भी मेरी बेटी थी, आगे भी मेरी ही बेटी होगी। उनके जुमलों पर आयत ने हैरत से इनकी जानिब देखा। मामा, इकरा ने इन्हें मजीद जहर उगलने से रोका था। आयत का सुर्ख पड़ता चेहरा उसे समझा गया था कि लुबना ने सख्त तरीन जुमले कहे हैं, और इख्तितामी गुफ्तगू तो उसने भी सुनी थी। आप चलें, बाबा बुला रहे हैं। उसने लुबना को वहां से हटाना चाहा, जिसमें वो कामयाब भी रही। वो एक सख्त निगाह आयत पर डालकर चली गई। मैं मामा की जानिब से माफी चाहती हूँ आयत। इकरा ने उसके यख बस्ता हाथ थामते नेदामत से कहा, मगर उसका वजूद
बेजान सा हो रहा था। निगाहें बरसने लगीं। उसने पानी का गिलास आयत की जानिब बढ़ाया। मैं जानती हूँ मामा ने क्या कहा है, मगर यकीन जानो आयत, ऐसा कुछ नहीं है। अजलान भाई मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। मामा बस अहमर और अदीरा की वजह से परेशान है। अनमता बाजी की मौत से वो उभरी नहीं है। इनकी बातों को दिल पर ना लेना, इकरा होले से कह रही थी। तुम अजलान भाई का नसीब थी जो उनके पास बेहतर वक्त में आ गई हो। किसी के कुछ भी कहने या करने से कुछ नहीं होगा। मुझ पर भरोसा करो। इकरा की बातों ने उसके जले दिल पर मरहम रखा था। शुक्रिया इकरा। मुझे अंदाजा है आंटी को मुझे कबूल करने और भरोसा करने में वक्त लगेगा, मगर मैं किसी की जगह नहीं लेने आई। मेरा मुकाम अलग है। वो अश्क साफ करते बोली। हम जानते हैं आयत, तुम दिल बर्दाश्ता ना हो। अल्लाह के फैसले बेहतरीन होते हैं। अच्छा, अब चलो भाई, बहुत भूख लग रही है। आपा ने बताया था तुम अच्छा खाना बनाती हो। इकरा ने माहौल को बेहतर किया। वो बेसाख्ता इकरा के गले लगी थी। तुम वाकई बहुत अच्छी हो। खाना अच्छे माहौल में खाया गया था। वजह आयत की खामोशी थी। वो खुद को संभाल चुकी थी। लुबना की जानिब से सख्त जुमले अदा हो रहे थे जिसे इकरा और रमजान साहब अपनी गुफ्तगू में लपेट लेते। खाने के दौरान वो अदीरा को संभाल रही थी। साथ खाना सर्व करती इकरा ने कहा कि वो भी बैठ जाए, मगर अदीरा ने परेशान कर दिया था। उसके सोने का वक्त हो गया था। फिर शोर की वजह से भी वो बेआराम हुई थी। उसके आराम के ख्याल से इकरा ने खुद खाने के साथ अहमर को भी खिला दिया था। वो बेइंतहा थक चुकी थी। भूख से अब उसका बुरा हाल हो रहा था। अहमर पर भी नींद गालिब आने लगी थी। इकरा ने संभालना चाहा, मगर उसका मिजाज बिगड़ गया था। आयत, ये मुझसे बिल्कुल नहीं संभल रहा है। इसे आपके पास आना है। इकरा की गोद में मौजूद अहमर आयत की जानिब जाने के लिए बाजिद हुआ था। इकरा, मुझे दे दो। अजलान को आयत के चेहरे पर दर आई थकन महसूस हुई थी तो कह गए, नहीं, अम्मा के पास जाना है। वो जिद में उसे ऐसे ही पुकारता था। अब भी कहते रोने लगा। आप इसे ले लें, बस सोने वाली है। आओ अहमर। अदीरा को अजलान की जानिब बढ़ाते उसने अहमर को थामा। कुछ ही देर में वो सब लोग चले गए थे। वो भी अहमर को लिए ऊपर जाने लगी। कहाँ जा रही हैं? आयत को सीढ़ियां चढ़ते देखा तो वो पूछ बैठे। वो अदीरा को थामे टहल रहे थे। गालबन उसे सुलाने की कोशिश थी। मैं अहमर को सुला आऊं, फिर ले जाऊंगी अदीरा को। दोनों को साथ लेकर नहीं जा सकती मैं। आयत के लब फड़फड़ाए। वो उनकी बात का यही मतलब समझी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, आप जाएं, अहमर को सुला दें जब तक अदीरा है मेरे पास, उन्होंने नरमी से कहा था। वो सर हिलाती चली गई। अहमर को सुलाकर खुद भी कपड़े तब्दील कर लिए थे। इतने में अजलान अदीरा को भी ले आए। वो सो चुकी थी। आयत ने उसे झूले में लिटा दिया। कमरे की रोशनी को कुछ मध्यम किया था। फिर बाल समेटती नीचे चली आई। इरादा पहले किचन समेटने का था, फिर खाना खाने का। नीचे देखा तो अजलान लैपटॉप लिए वहीं लाउंज के सोफे पर बैठे काम में मसरूफ थे। वो भी खाने की मेज समेटने लगी। अब क्या करेंगे आयत? अचानक अजलान की आवाज गूंजी। उसने हड़बड़ा कर देखा। डोंगे की जानिब जाता हाथ थम सा गया। मैं समेट रही हूँ बर्तन, आयत ने मानो कहा जैसे इन्हें पता ना हो। वो तो मुझे पता है, मगर ये सब बाद में भी किया जा सकता है। पहले खाना खा लें। इस वक्त अदीरा ने नहीं खाने देना। अब आप गैर जरूरी काम सर अंजाम दे रही हैं। एहसास, ख्याल, उफ। अजलान, मैं तो आपकी इतनी सी तवज्जो पाकर पागल हो जाऊं। मेरा एहसास आपके अंदर बेदार हुआ, ये तो मेरी थकान को मिटा गया। निगाह मोहब्बत के जज्बे से नम होने लगी। वो तो इतनी सी तवज्जो से पिघलने लगी। तमाम दिन किस मुश्किल से काटा था सब भूल गई। आयत, अजलान ने फिर पुकारा तो वो चौंक उठी। जी। वो संभली। कहाँ की सैर को हैं? इतनी रात हो गई है, कब खाना है? खाना? चले पहले खाना खाएं। जी। मुस्कुराते लबों के साथ वो खाना लेने चली गई। दिल झूम सा रहा था। उसने खाना लाकर मेज पर रखा था कि अहमर की पुकार उठी थी। अहमर। नींद में उसे सीढ़ियां उतरते देखा तो बर्क रफ्तारी से दौड़ी थी उस तक। अजलान भी मुतवज्जो हो चुके थे। मुझे आपके पास सोना है, वो कह उठा। लाएं, इसे मुझे दें, मेरा काम हो गया है, मैं देख लूंगा। आयत की गोद से उन्होंने अहमर को थामा। वो लब बसता रही कि अजलान पूछ नहीं रहे थे, कह रहे थे, तुम्हारा दिल सुना है। जब इसमें एक दर मेरे लिए भी उजागर हो जाएगा तो उसकी चमक मुझ में फूटने लगेगी। अजलान अहमर के साथ उसके ही कमरे में चले आए थे। मेरी जिंदगी, कभी सोचा था कि ऐसे मोड़ पर आ जाएगी दिल ने? जिसकी तलब की वो कहीं नहीं।
اب تو وہ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی ہوگی۔ احمد کو خود سے لگائے، وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ پرس نکال کر اس میں موجود 2 ستاروں کو پروں سے پکڑا۔ تنہائی کیا میسر آتی، ان پر یادوں کا حملہ سا ہو جاتا۔ آپ کہیں نہیں ہیں، میں تسلیم کر چکا ہوں کہ آپ کا ملنا میرے لیے تھا ہی نہیں، مگر یہ سمجھ نہیں آتا کہ پھر بھی کیوں محبت دل سے نہیں نکلتی۔ جب آپ کو میرے نصیب میں ہونا ہی نہیں تھا تو کیوں میرا دل آپ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا ہے؟ جب ساتھ نہیں تو میرا دل پلٹ کیوں نہیں جاتا ہے؟ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ انمتا چلی جائے، وہ تو میری غم گسار تھی۔ آیت، ان کا ساتھ مجھے ملا، مگر میرا دل تو پریوش کو پانے کا چاہتا ہے۔ ایک بار مل جائیں تو بس کوئی پہچان ہو جائے۔ اچھا تو پھر کیا ہوگا؟ انہیں کون سا میں یاد ہوں گا؟ جیسے ہم بھولے نہیں، انہیں ہم یاد نہیں۔ دو لوگ ایک ہی سوچ پر چل رہے تھے، ایک پردہ تھا جو اٹھنا تھا اور سب ٹھیک ہو جانا تھا۔ دلوں پر مرہم رکھا جا سکتا تھا۔ اگر آیت ہاتھ بڑھاتی تو اذلان ستارے ہتھیلی پر رکھ دیتے، مگر دونوں ہی چپ تھے۔ آیت کمرے میں آئی تو انہیں کسی سوچ میں گم پایا تھا۔ بے خبر سی وہ بند مٹھی کو تک رہے تھے۔ آیت کی آمد تک کی خبر نہیں ہوئی۔ سنیں، آپ جا کر سو جائیں، میں تمام کام سمیٹ چکی ہوں۔ اپنی جگہ پر انہیں دیکھ دل میں خوشی ہوئی۔ وہ سنبھل گئے تھے۔ احتیاط سے احمد کو جگہ پر درست کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اذلان، وہ کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ وہ پھر پکار بیٹھے۔ جی، وہ پلٹے۔ دراصل میں گھر نہیں جا پائی ہوں، بھائی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ میں کل چلی جاؤں؟ اس نے اجازت چاہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس میں اجازت کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی میں ایک گاڑی گھر پر ہی موجود رہنے دوں گا۔ اکبر ہے جو صبح چوکیداری کی بھی ڈیوٹی انجام دیتا ہے، اس سے کہہ دوں گا آپ کو جب بھی جانا ہوا کرے آپ اس کے ساتھ چلی جایا کریں۔ وہ کہہ کر کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ وہ بستر پر بیٹھ کر تکیے پر ہاتھ پھیرنے لگی، پھر اسے اٹھا کر سینے سے لگایا۔ اذلان کے وجود کی مہک اس کے وجود سے ٹکرانے لگی تھی۔ یہ راستے نہ جانے کب تمام ہوں گے، مگر راستے پر بکھری یہ چند کلیاں مجھے عزیز تر ہیں۔ ہر شے پر خیال ہے میرا بھی کرنے نہ اذلان۔ ماشاء اللہ، تم حیات ہو، خجستہ نے اپنی ناک سے پھسلتا چشمہ درست کرتے صوفے پر بیٹھتے کہا۔ خجستہ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ بہترین دوست، ہمراز، بہن، وہ سب کچھ تھی، اور زندگی کا اتنا بڑا راز وہ اس سے چھپا رہی تھی۔ جب خجستہ کو علم ہوگا، بلکہ خالہ کو، اچھا بھائی کچھ تو کہوں، یا پھر سے ان دو نگاہوں کو تصور میں لے آئی ہو۔ خجستہ نے چھیڑا تھا، وہ سنبھلی۔ فضول مت کہو، سمجھی؟ اچھا بتاؤ، فون پر سلسلہ کیوں نہیں ملتا؟ تم سے جب بھی کرو بھابھی ہی اٹھاتی ہیں، اور تم تک بات کرنے کا موقع ہی نہیں آتا۔ تم جانتی ہو انہیں یار۔ ہاں تو کیا اب وہ بات بھی نہیں کرنے دیں گی ہمیں؟ اف، تو کچھ وقت میں آ تو جاؤ گی، پھر کر لینا۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ کیسے کہے، مگر کچھ بھی کر کے خجستہ کو رابطے سے روکنا تھا۔ وہ جانتی تھی زیادہ وہ یہاں آ نہیں سکتی، اور اتنی لمبی لمبی غیر حاضری خجستہ اور خالہ کو چونکا دے گی۔ مگر پھر بھی آیت یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، وہ خفا ہوئی تھی۔ خجستہ، تم جانتی ہو بھابھی کا رویہ، خالہ ابھی دور ہے نا، اس لیے وہ یہ سب کر جاتی ہیں۔ کچھ روز کی تو بات ہے، پلیز سمجھو نا۔ خجستہ سنبھلی تھی۔ کچھ تھا اس کے رویے میں، مگر کیا؟ سب ٹھیک ہے نا آیت؟ یکدم اس نے کہا، ہاں سب ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو۔ دیکھا، اسی لیے کہہ رہی ہوں، اب ایسے وہم پالتی رہو گی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر تم جانتی ہو مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ آسان تھا خجستہ کو بہلانا، جس میں وہ کامیاب ہوئی تھی۔ خجستہ کے پاس کوئی نئی داستان تھی، اور سب سے اہم یاور تھا۔ کافی لمبی گفتگو جب آخری مراحل پر پہنچی تو وہ بھی خجستہ کو قائل کر چکی تھی کہ اگر فون پر بھابھی بات نہ کروائیں تو پریشان نہ ہو، موقع ملا تو وہ خود رابطہ کر لے گی۔ لیجیے آ گیا آپ کا اسکول بھائی۔ تمام راستے احمد جلدی جلدی کرتے آیا تھا۔ اذلان نے کہا تو وہ تیزی سے گاڑی سے اترا۔ آرام سے احمد، انہوں نے ٹوکا، مگر وہ بیگ تھامے اندر کی جانب بھاگ گیا۔ نہ جانے اتنی جلدی کیوں ہے آج اس لڑکے کو؟ وہ گاڑی پیچھے لیتے بڑبڑائے۔ جب نگاہ سیٹ پر پڑی، پانی کی بوتل پر پڑی، حد ہے، اب یہی بھول گیا ہے۔ وہ بوتل اٹھاتے گاڑی سے اترے تھے۔ یہ احمد اذلان کو دے دیں گے، کلاس
बल्कि रहने दे, शुक्रिया, वो मुलाजिम से कह रहे और फिर कुछ सोचकर खुद ही ठहर गए। अरे अहमद, तुम आज क्या लाए हो पार्टी में? हमना की पुकार उठी थी। अरे ये कुछ नहीं लाता, बल्कि ये तो पार्टी में भी नहीं आता है। अहमद, क्या तुम भूल गए थे कि आज क्लास में पार्टी है? जो आ गए हो, बैग भी लाए हो? सुबहान ने हंसते हुए कहा, मगर अहमद खामोश रहा था। मम्मा भी तो नहीं है ना इसकी, इसलिए। बुरी बात है शारिक, दोस्त है आपका, इस तरह बात करते हैं। मिस नेहा ने सबको डिपटा था, जबकि क्लास के बाहर खड़े अजलान का वजूद इश्तियाल में आया था। मुझे अंदाजा था, मुझे पता था। मेरी जरा सी नजर क्या चुकी, आप गफलत पर उतर आई। मेरे बच्चे से निगाह ही हट गई आपकी। कहा था मैंने, मेरे बच्चों को नजर अंदाज मत कीजिएगा, वरना। वो सख्ती से मुट्ठी भींच गए। गुस्से से उनकी कनपटी की रगें वाज़ेह होने लगी थी। वो वापस पलट गए थे। जेब से फ़ोन निकाल कर उन्होंने अपने ऑफिस फ़ोन करके मुलाजिम से अहमद के स्कूल तक बेशुमार खाने पीने की चीजें लाने को कहा था। आयत वो शदीद बरहमी से पुकारते घर में दाखिल हुए थे। वो जो अदीरा को सुला रही थी तेजी से उनके कमरे में पहुंची। वो भी उसे ही तलाशते वहां आ रहे थे, मगर रास्ते में ही थम गए। आयशा बोले, अदी अभी सोई है, जाग जाएगी। आयत ने उनके गैज़ भरे चेहरे पर निगाह किए होले से कहा था, क्या समझा है आपने? मेरा लहजा जरा नरम क्या हुआ, आपके तो अंदाज ही बदल गए। क्या कहा था मैंने? मेरी बात आपके जहन से निकल गई है, जो पहली ही रात मैंने कही थी। वो शदीद गुस्से में थे। कहने के बावजूद भी अजनान की आवाज़ धीमी ना हुई थी। किस कदर शर्मिंदा होना पड़ा है आपकी वजह से उसे। मैंने ये शादी इसलिए की थी, मेरा बच्चा एहसास से कमतरी का शिकार हो जाए। मैंने तो पहले ही अम्मू जान और आपा से कहा था, कोई भी अहमर और अदीरा को उसकी माँ जितना प्यार नहीं दे सकता। बड़े दावे थे कहाँ गए? शायद आप ये सोच बैठी हैं कि मैं अपने बच्चों की जानिब से बेखबर हूँ। अजलान, प्लीज तहम्मुल से कहेंगे तो मैं कुछ समझ भी सकूंगी। उसने कुछ कहना चाहा, मगर अजलान हाथ उठाकर टोक गए। मेरी ही कोताही है कि अपने बच्चों को आपके हवाले कर दिया। आज ही आपा को बुलवाता हूँ। मुझे पता है ये सब मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा है। जिम्मेदारी तो कोई आपने उठानी नहीं है। कौन सी जिम्मेदारी है जो मैंने नहीं उठाई है? इस बार सख्ती से वो खुद पर काबू पाते बोली। सजा सुनाई जा रही थी, कसूर गिनवाए जा रहे थे, मगर वो ला इल्म थी, बहुत मासूम है आप जैसे। आपको मालूम नहीं, आज अहमद के स्कूल में पार्टी थी। आपसे इतना ख्याल ना हुआ कि उसे कुछ लेकर भेज देती। अरे मुझसे कह दिया होता, मैं लेकर दे जाता, मगर नहीं। दिखावा करती हैं आप। बस सौतेले रिश्ते को कहाँ निभा सकेंगी आप? अजनान के जुमले उसके दिल में पैवस्ते हो रहे थे। वो साकित सी रह गई, जैसे मुजस्समे में तब्दील हो गई थी। लबों का कपकपाना बताता था कि वो मुजस्समा नहीं। इतने वक्त की सारी मेहनत कुर्बानी लम्हे में ज़ाया हो गई। वो कभी सौतेले को सगे में तब्दील ना कर सकी। वो कभी असलान के दिल में जगह नहीं बना सकेगी। वो जैसे आतिश बने आए थे वैसे ही चले भी गए, मगर इसमें हरकत ना हुई थी। कोई जवाब नहीं, कोई सफाई नहीं, बस मुझ पर इल्ज़ाम ही क्यों लगाते हैं? इंसान हूं मैं, कोई पत्थर नहीं हूं। अहमर अदीरा के साथ खेल रहा था और वो खाना बना रही थी, जब असलान की आवाज़ उसके कानों से टकराई। गहरा सांस लेकर उसने चाय का पानी रखा। वो ख्याल को झटक देना चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम, होले से कहते उसने ग्लास को मेज़ पर रखते कहा। अजलान अहमर की जानिब मुतवज्जो थे। उन्होंने निगाह न उठाई। बाबा, मेरे सब फ्रेंड्स को आयत माँ से मिलना है, और टीचर भी बोल रही थी। और पता है, आयत माँ ने जो सैंडविच बनाए थे ना, वो सुबहान को भी अच्छे लगे थे। वो उनकी गोद में बैठा अब इन्हें भी स्कूल के तमाम दिन की रौदात सुनाने की कोशिश में था। सैंडविच? वो चौंके थे अहमर के फिक्रों पर। जी बाबा, आयत माँ ने बहुत सारी चीज़ें बनाकर दी थी, कस्टर्ड, मैंगो जेली और पास्ता। अहमर और भी कुछ कह रहा था, मगर उनकी निगाह चाय लाती आयत पर ठहर गई। मुल्ला इल्मी में बहुत कुछ कह गए थे। उफ, मैंने बिना सुने इन पर दफाएं आयद कर दी। इन्हें इल्म था और मैं। अहमर, बाबा से कहें चाय ठंडी हो रही है। अदीरा को गोद में उठाते उसने तवज्जो मबजूल करवाई तो वो चौंके।
چائے تو البتہ نہیں، مگر اس کا دماغ ضرور ٹھنڈا ہوا تھا۔ احمر کو گود سے اتارتے وہ یکدم اٹھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ بابا، احمر نے پیچھے سے پکارا تھا، مگر شاید ان کا ذہن مختلف سوچوں میں الجھا تھا، وہ سن نہ سکے۔ بٹو، بابا ابھی آفس سے آئے ہیں نا، کچھ دیر میں کپڑے تبدیل کر کے آتے ہیں۔ آیت نے محبت سے اسے ساتھ لگایا۔ کسی پر جرم عائد کرنے سے پہلے اسے اپنی کہنے کا ایک موقع دیتے ہیں، ورنہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ آج کے جملے بہت سخت تھے اذلان، مگر آپ پر تمام جرم معاف ٹھہرے کہ یہی محبت کا تقاضا ہے۔ مگر اپنے پندار کے ساتھ سمجھوتا مجھے بھی گوارا نہیں۔ سامنے رکھی ٹھنڈی چائے کا کپ لبوں سے لگایا تھا۔ لاکھ مرتبہ کہا ہے کہ میری کسی شے کو ہاتھ نہ لگایا کرے، مگر میری کوئی بات آپ سمجھتی نہیں۔ کچھ وقت بعد وہ دوبارہ لوٹے تھے، مگر انداز میں برہمی تھی۔ اپنے رویے کی تلافی اس انداز میں بھی کی جاتی ہے۔ وہ حیران ہی تو ہوئی تھی۔ کیوں میرے کپڑے دھوئے ہیں آپ نے؟ اب بتائیں میں کیسے پہنوں ایسے؟ وہ سرمئی شرٹ اس کے سامنے کرتے بولے۔ سارے کپڑے تو چلے گئے تھے دھلنے کے لیے، بس یہی شرٹ رہ گئی تھی۔ میں احمر اور ادی کی دھو رہی تھی تو اسے بھی، باقی کے جملے لبوں میں ہی رہ گئے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، مستقبی سے کہتے اس کی بات کاٹ گئے۔ بابا، کیوں آیت ماں پر غصہ ہو رہے؟ احمر آیت سے لگا کہہ اٹھا۔ اذلان کتنے لمحے تھم سے گئے۔ یہ تو ان کے خیال میں بھی نہ تھا کہ احمر یوں آیت کے حق میں کہہ اٹھے گا۔ انہوں نے احمر کی جانب دیکھتے آیت کی جانب سختی سے دیکھا۔ بہت خوب، یہ سب سکھا رہی ہیں آپ۔ آیت کا صبر تمام ہوا۔ احمر چلو اوپر چلیں، آپ نے ہوم ورک کرنا ہے نا؟ آیت نے اسے گود میں بھرا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اس کا یہ انداز انہیں قطعی نہ بھایا تھا۔ وہ آگے بڑھی تھی جب انہوں نے ہاتھ تھام کر روکتے کہا تھا، اور یہ پہلا لمس تھا جو اس کی کلائی پر اذلان کا ابھرا تھا۔ اذلان، مجھ سے چاہے جتنا بھی اختلاف سہی، بے اعتباری کی منزل پر ہی مجھے بے شک کھڑا رکھیں، مگر احمر کے سامنے تو خود پر غصے اور لہجے پر قابو کر لیا کریں۔ وہ ڈر جاتا ہے، اور دیکھیں ادیرہ بھی رونے لگی، دھیمے لہجے میں کہتی وہ چلی گئی۔ مگر اذلان کے تو جیسے الفاظ ہی گم ہو گئے تھے۔ یہ انداز انہیں پھر کسی دیس لے جانے لگے تھے۔ وہ برہم نہیں ہونا چاہتے تھے، مگر نہ جانے کیوں ایسا رویہ اپنا گئے تھے۔ انہیں تو معذرت کرنا تھی، پھر شاید خود کو غلط ثابت ہوتا دیکھ وہ یہ سب کر گئے تھے۔ جتنا وہ چاہتے تھے کہ ان کی بات سچ کا لبادہ اوڑھ لے، آیت اتنا ہی انہیں غلط ثابت کرنے پر تلی تھی۔ ہاں ہو گئی مجھ سے غلطی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے وہ سوتیلی ماں نہیں ہے۔ وقت ہی کتنا ہوا ہے جو وہ اپنے اوپر سے نقاب اتار دیں گی۔ میں جانتا ہوں یہ سب دکھاوا ہے اور کچھ نہیں۔ بھلا جب کوئی رنگ ہی نہیں تھیلی پر تو بھلا محبت کی آغوش میں کیسے وہ میری اولاد کو خود میں سنبھال لیں گی؟ ناممکن۔ وہ ضدی سے ہوئے تھے۔ آیت پر انہیں برہمی پھر سے ہونے لگی۔ وہ کسی بھی رعایت کے روادار نہ تھے۔ اس کے لیے اصل وجہ تو کچھ اور تھی جس نے اذلان کے وجود میں تباہیاں پیدا کرنا شروع کر دی تھیں۔ پہچان کی رمق احساس سا ان کے قلب میں جاگنے لگا تھا۔ ان کا کئی برسوں کا بنایا اس پری پیکر کا تصور آیت کے روپ کی مماثلت جو لینے لگا تھا۔ کوئی پہچان نہ تھی، پھر بھی وہ آیت کو دیکھ کر تھمتے تھے۔ اس کی آواز انہیں الجھاتی تھی تو نگاہیں بے چین کرنے کے در پر ہوتی تھیں۔ وہ الجھن کی جس نہج پر تھے خود سے بھی مضطرب تھے۔ کاش وہی ہمت و حوصلہ کر کے الجھن کو باہر نکال دیتے تو راہ دشوار ہونے سے بچ جاتی، مگر دو لوگ چپ رہ کر نہ جانے کیوں راستہ مشکل کرنا چاہتے تھے۔ افسوس شہباز، سوائے دکھ و افسوس کے اور میں کچھ نہیں کر سکتی۔ یوں بھی بھلا کوئی کرتا ہے؟ میں خالہ تھی، کچھ تو رشتے کا لحاظ رکھ لیتے۔ یوں پرایا کر دیا تم نے، نگین بھیگا لہجہ لیے دکھ سے کہہ رہی تھیں۔ ایسی بات نہیں ہے نگین خالہ، آپ اتنی دور تھیں، پھر وہ لوگ جلد شادی کا کہہ رہے تھے۔ اچھا رشتہ تھا، میں انتظار نہیں کر سکتا تھا، شہباز نے لجاجت سے کہا۔ اچھا رشتہ؟ دو بچوں کا باپ اور بڑی عمر کے مرد کا رشتہ تمہیں مناسب اور اچھا لگا؟ آیت کے لیے نگین برہم ہوئی تھی۔ وہ 2 روز پہلے ہی واپس پاکستان لوٹی تھی اور یہاں آ کر فوراً ہی انہیں آیت کی شادی کا علم ہو گیا تھا۔ وہ تو صدمے میں ہی چلی گئی تھی۔ خجستہ بھی آتے ہی بیمار پڑ گئی تھی، اس لیے بھی اس کا آیت سے ملنا نہیں ہو پایا تھا، نہ فون کر سکی تھی۔
नगीन को अफसोस हुआ था, वो वाकई ला इल्म रह गई थी। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हमने कोई दुश्मनी कर दी हो आयत के साथ। ये तो आपको भी इल्म है कि उसका रिश्ता किसी शहजादे का तो आना नहीं था। रुबाब को उनका इतनी बासपुरस पसंद नहीं आई थी। क्यों नहीं आना था? मैं ढूंढ रही थी ना, रिश्ता मिल जाता। बल्कि दो तो मैंने देख रखे थे। नगीन सख्ती से गोया हुई। रहने दे नगीन खाला, अब तक कौन सा आपने ढूंढ लिया था जो आगे की उम्मीद की जाती? और कोई तलाश भी कर लिया था तो कहती हमसे। आप तो दुबई चली गई। वैसे भी शहबाज को ऑफिस की जानिब से बाहर भेजा जा रहा था। आयत की वजह से मुश्किल हो रहा था। अब सब दुरुस्त हो गया है। हम आयत के फर्ज से सुपुदोश हो गए। सुकून से जा सकेंगे। वो कहाँ बाज रहने वाली थी। अफसोस के सिवा क्या किया जा सकता है शहबाज? तुमने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए उस मासूम की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। अरे, मैंने रिश्ते देख रखे थे, सब्र तो कर लेते या मुझे कहा होता। और रही बात तुम दोनों के बाहर जाने की, तो आयत को मुझे दे देते, मैं अपने पास रख लेती। मगर तुम दोनों ने ज्यादती की हद कर दी। वो बरहमी से शहबाज को देखते बोली थी। खाला, अजलान अच्छा लड़का है। आयत मुतमईन है वहां। शहबाज के लब फड़फड़ाए। हाँ, दो बच्चों के बाप के साथ खुशी तो रहेगी। बहुत बुरा किया तुम दोनों ने। अंजुम और भाई साहब की रूह को कब्र में तड़पाया है तुमने। बस खाला, बहुत हुआ। सगे हैं हम उसके, फैसला कर सकते हैं। रुबाब बद तहजीबी से गोया हुई। यही दुख है तुमने कभी रिश्तों का मान रखना ही नहीं। सब रिश्ते खून के नहीं होते हैं, कुछ एहसास के भी होते हैं। वो आंखें साफ करते उठ खड़ी हुई। तुमने मेरी बहन की रूह को बेचैन किया है। शहबाज तुम्हारी एक ही बहन थी, मासूम। किस्मत ने उसके साथ जुल्म किया तो तुम तो उसके सर पर हाथ रखते। बाप के बाद भाई साहिबां होता है, मगर तुमने ही उसे धूप के हवाले कर दिया। वो रोते हुए गोया हुई थी। शहबाज ने निदामत से सर झुका लिया। तुमसे उम्मीद नहीं थी मेरी बच्ची ना जाने किस हाल में होगी। तुम सब की वजह से उसने भी मुझे किसी बात से आगाह ना किया। मुझे पता दो आयत के घर का, मैं मिलना चाहती हूँ। और तुम दोनों जाने की तैयारी करो अपनी। मेरा ख्याल है वक्त ज्यादा नहीं है। रिश्ते तो क्या ही निभाने हैं। रुबाब, तुमने गुजारो जिंदगी तुम मन मर्जी से। भला इस मासूम बच्ची ने कौन सी रुकावट डाल दी थी? अगर वाकई रिश्ता देखा होता तो सरसरी सा जिक्र तो करती ना पहले। जाते हुए तो कुछ भी ना कहा था। और हम किस कदर परेशान थे। कम से कम अब लोगों की जुबानें तो बंद है ना। रुबाब के कहने पर वो गहरी सांस लेकर रह गए थे। मगर इनकी निगाहों से भी कुछ छुपा तो ना था। इतने वक्त में आयत खुद सिर्फ 2 बार आई थी। वो बच्चों की वजह से बेहद मसरूफ रहती थी। वो खुद भी तो चंद बार ही 2 घड़ी ऑफिस की वापसी पर मिल आए थे। किस तरह वो माँ बनी, कभी अहमर को संभालती तो कभी अदीरा को बहलाती थी। साथ उनकी आमद पर तवाज़ो भी कोई कमी ना करती। उनके दिल में निदामत तो थी। अब नगीन की बातों ने इन्हें मजीद शर्मिंदा सा किया था। मम्मा, क्या कह रही हैं आप? वो हैरान सी ही तो रह गई थी नगीन की बात सुनकर। हाँ, कल मुबीना से मुलाकात हुई थी, उससे पता चला तो मैं गई थी शहबाज की तरफ। सच है ये सब? बेड की पूछते से टेक लगाए वो नढाल सी बैठी थी। वो जब से लौटी थी तबीयत खराब थी। आयत के साथ जुल्म किया है शहबाज और रुबाब ने। वो फिर से रोने लगी। खजस्ता ने एक लफ्ज भी ना कहा था। उसे आयत पर भी गुस्सा था। वो अगर एक बार कह देती तो नगीन वापस आ जाती, मगर उसने भी तो गैरों सा सलूक किया था। आप क्यों हलकान होती हैं मम्मा? नम आंखों को साफ करते वो गोया हुई। कैसे ना हूं, मुझे दुख हुआ है। वो मासूम। अच्छा, मेरे पर्स में नंबर है आयत के घर का। मुझसे इसकी बात करवा दो, मुझे अपनी बच्ची से बात करनी है। वो बेचैनी से गोया हुई। हो जाएगी इससे भी बात, पहले आप कुछ देर आराम करें, उसने टाला था। वो सबसे पहले खुद आयत से मिलना चाहती थी। वो कैसे ये सब कर सकती थी? इतना गैरों वाला सलूक। नगीन के पर्स से चिट निकालते उसने निगाह दौड़ाई तो घर का पता भी लिखा था। वो गहरी सांस लेकर रह गई। उसी वक्त उसका मोबाइल बज उठा था। मम्मा, आप आराम करें, मैं अभी आती हूँ। स्क्रीन पर यावर का नाम जगमगा रहा था। जहन इस कदर मुंतशिर था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। हेलो, अपने कमरे की बालकनी में आते उसने फोन को कान से लगाते कहा। मोहतरमा, वापस आकर बंदा कोई खैर खबर ही ले लेता है। क्या हम इतने बेवकूफ ठहरे कि आप भूल गई हमें? वो शोक सा शिकवा करते गोया हुआ। यावर, ऐसी बात नहीं, मम्मा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। वो अभी अपनी परेशानी यावर पर जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुद की तबीयत का भी जिक्र ना किया। मगर दिल तो था। मगर क्या हुआ आंटी को? क्या ज्यादा बीमार है वो मुतफिक्र सा बोला। नहीं, बस थोड़ा बीपी बढ़ गया है, दवाई ली है, बेहतर हो जाएंगी सुबह तक। वो मध्यम सा बोली। क्या बात है खजस्ता, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। वो उसकी खामोशी से जान गया था। नहीं नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बस यूं ही
महसूस हो रहा है। वो संभली, वरना दिल तो था कि जो कंधा मिला उस पर सर रख कर सब कह दे, मगर अभी वक्त नहीं था। खजस्ता, माना हमें मिले ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, मगर शायद हमने थोड़ी मुसाफत में ही एक दूसरे के दिल को जान लिया है। जभी तो इतना बड़ा फैसला हमने किया। मुझे पता है यावर। फिर बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो? उसने मोहब्बत से कहा। वो, अच्छा यूं करते हैं, कल मिलते हैं। खजस्ता के कुछ कहने से पहले ही यावर कह गया, अच्छा ठीक है। वो राजी हुई थी। सुने, नाश्ता मेज पर लगा दिया है, कर लें आकर। वो अधीरा के साथ लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे। एतवार होने की वजह से वो घर में ही मौजूद थे। वो सर हिलाकर उठ गए। वो भी काम में मसरूफ हो गई। शाम के वक्त वैसे भी इन्हें रमजान साहब की जानिब जाना था। अहमर, ना करो बहना को तंग बच्चे। वो खेल रही है वरना रोने लगेगी और मुझे काम नहीं करने देगी। आयत लाउंज को समेट रही थी। अधीरा को वहीं कालीन पर बिठाकर खिलौने दे रखे थे, मगर अहमद को शरारत सूझ रही थी। वो वही खिलौना उठाता जो अदीरा के पास होता। वो वापस लेने की कोशिश करती तो अहमद खिलखिलाकर हंस पड़ता, जबकि अदीरा मुंह बसोर कर रोने लगती। आप देखें ना भाई, अहमद को मेरी बात नहीं मान रहा है। जब काफी देर तक वो भी ना माना तो वो शिकायती लहजे में अजलान से गोया हुई, जो हाथ में कप थामे नाश्ते से फारिग होकर आए थे। अरे मेरे शहजादे, क्यों सता रहे हो अपनी बहना को और अम्मा को? उसे गोद में भरते बोले। बेसाख्ता आयत ने उनकी जानिब देखा। वो बेख्याली में तो खातिब से पुकार गए थे, जिसे अक्सर अहमद लाड किया जिद में मुखातिब करता। उसके लब मुस्कुरा दिए। उस रोज के बाद माफी तलाफी तो क्या होती, बात ही खत्म हो गई थी। आप मुझे उनकी मां मानने को तैयार ना थे अव्वल रोज से कि मैं सौतेली हूँ, मगर अनजाने में आप मान भी चुके हैं। अजलान, जो बात मुंह से निकली है उसने मुझे बता दिया है कि आपने बच्चों के लिए मुझे कबूल कर लिया है। बस मुझे भी कबूल कर लें। उम्मीद का जुगनू उसकी हथेली में आ गिरा था। वो मुस्कुरा उठी। आप अदीरा को देख लेंगे, मैं अहमद को नहलाने जा रही हूँ। उसने कालीन पर बिखरे खिलौनों को समेट कर टोकरी में डालते कहा तो अजलान सर हिला गए। उसी वक्त कोई बड़ी खामोशी से अंदर आया था। वो अहमद की जानिब मुतवज्जो थी। उसकी निगाह नहीं पड़ी थी, मगर अजलान सोफे पर बैठे थे। चौंक कर उठ खड़े हुए। वो जानते थे उसे। आयत, उसके नाम की पुकार हुई। अजलान, जिन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था, थम गए। इस पुकार पर आयत के हाथ रुके थे। उसे अपना सांस रुकता महसूस हुआ था। खजस्ता लब फड़फड़ाए थे। वो गले लगने के लिए आगे बढ़ी, मगर इससे पहले ही खजस्ता का हाथ उठा था और आयत के गाल को सुर्ख कर गया था। वो लड़खड़ाई थी, जबकि अजलान साकित रह गए थे। ये क्या हरकत है? वो होश में लौटते आयत के नजदीक। आयत गाल पर हाथ रखते नम नजरों से उसे देख रही थी। खजस्ता ने बस एक निगाह अजलान पर डाली, मगर कहा कुछ नहीं। मैं माजरत खजस्ता, आयत की भराई हुई आवाज उभरी। आयत, अजलान ने कुछ कहना चाहा। इसने उसे थप्पड़ मारा था और माजरत भी आयत ही कर रही थी, मगर वो उनकी जानी मुतवज्जो कहाँ थी। वो तो बस खजस्ता को देख रही थी। किस चीज की माजरत? हम गैर तो ना थे आयत, जो रिश्तों को यूं बेमोल कर दिया। मेरी माँ वहां तुम्हारे गम में निढाल सी बिस्तर पर पड़ी हैं और तुम यहाँ नए रिश्ते निभा रही हो। वो शदीद गुस्से में थी। आयत माँ। अहमद घबरा कर उसके साथ लगा था। खजस्ता ने सख्त निगाह दोनों पर डाली। माँ, बहुत खूब। जबकि आयत नगीन के बारे में जानकर बेचैन हो उठी। देखें, आराम से बात करें, जो भी बात है, और आप यूं आयत से बात नहीं कर सकती हैं। अजलान फिर से गोया हुए। मैं हर तरह से बात कर सकती हूँ इससे, आप दरमियान में ना आए। वो बदलिहाजी से बोली। खजस्ता। अजलान से उसके यूं मुखातिब होने पर आयत बोल उठी। क्यों ना करूं ऐसे बात? इन्हें जरा भी लिहाज ना आया, इतनी कम उम्र लड़की से दूसरी शादी करते हुए, वो भी जब दो बच्चों के बाप थे ये। खजस्ता के जुमले पर वो कितने ही लम्हे उसे देखे गए। बस करो खजस्ता, क्या फजूल कह रही हो? आयत ने घबराकर अजलान की जानिब देखते कहा और उसका हाथ थामकर अपनी जानिब मुतवज्जो किया, मगर खजस्ता ने एक झटके से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकाला। इनसे रिश्ता निभा रही हो तुम, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। जब मुझसे अपनी जान लौटाने वाली खाला से ना निभा पाई, तुम इन सौतेले बच्चों से कहाँ निभा सकोगी? खजस्ता, ऐसा नहीं है। तुम पहले मेरी बात तो सुनो। वो तड़प कर बोली। रहने दो, मुझे कुछ नहीं जानना है। आप तो यूं कह रही हैं जैसे मैंने आयत से जबरदस्ती शादी कर ली हो। इनकी या इनके घर वालों की मर्जी के बगैर वो भी बरहमी से बोले थे। जब मर्जी से मन चाहा हो रहा हो तो जबरदस्ती की क्या जरूरत है? आप हद से बढ़ रही हैं मोहतरमा। अगर इतना ही आपको ख्याल हो रहा है तो इनसे पूछे, क्यों, ये जानते हुए भी कि मैं शादीशुदा
اور 2 बच्चों का बाप हूँ। शादी की इन्होंने। अचानक ही माहौल में कशीदगी छा गई थी। आयत सर थाम गई। खुदा के लिए आराम से बात की जा सकती है, आयत बोली। बात? मुझे कोई बात करनी ही नहीं, खजस्ता गुस्से से बोली। आयत, इन्हें पानी पिलाएं और ठंडा करें, ये तहजीब के दायरे से बाहर जा रही हैं। अजलान ने सख्ती से कहते रोते हुए अहमर को उठाया था, जो कब से आयत के साथ लगा खड़ा था। खजस्ता, क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात सुने बगैर तुम? एक फोन आयत तो करती मम्मा और मैं फौरन आ जाते। मेरी बात तो समझो ना, भाई ने फैसला किया था, मैं क्या करती? और तुमने खुद को कुर्बान कर लिया। हम इतने गैर तो ना थे। आयत, बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख दिया है तुमने हमें। खजस्ता की आवाज़ में नमी घुल गई थी। मेरी बात अगर तुम तहम्मुल से सुनो तो समझ पाओ कि जो हुआ कि वो सब कुछ बेहतर हुआ है। आयत ने एक और कोशिश की थी। बस करो आयत, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है। जो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती, वो इतनी बड़ी बात छुपा गई। क्या वजह थी आयत, जो तुम इतना बड़ा फैसला कर गई? 2 बच्चे हैं, इनके दिल पर भी मुकम्मल पहरा होगा उनकी बीवी का। तुम कहीं नहीं, क्यों दिल को जख्मी करना चाहा? उम्र का फर्क तुम सब नजरअंदाज कर गई। क्या मम्मा पर भरोसा ना था? बाबा भी कितने दिल बर्दाश्ता हुए, जानती हो। वहां मैं और मम्मा तुम्हारे बारे में सोच सोच कर हलकान हो रहे थे, मगर यहाँ तो मोहतरमा शादी करके बड़ी ही खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। तो ठीक है, गुजारो, हमें क्या, जिसने हमें अपनी जिंदगी से निकाल दिया, तो हमें भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। खजस्ता बेरहम हुई थी। खजस्ता, ऐसे तो ना कहो। वो तड़प उठी थी। क्यों ना कहूँ, सच है ये सब। मैं अब तुम्हें नहीं पहचानती, कौन हो तुम? आयत ने धुंधलाई निगाह से उसे देखा था। कह दूंगी मम्मा को, वो भी भूल जाए। तुम्हें और कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए परेशान होने की। तमाम हुए अब ये रिश्ते सारे। खजस्ता, आयत ने हाथ थामना चाहा, मगर वो 2 कदम पीछे हुई। मुझे तुमसे अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना, न मम्मा की तरफ से, न दोस्ती की जानिब से। वो सख्ती से कहती जैसे आई थी, वापस वैसे ही लौट गई। आयत कितने ही लम्हे साकित खड़ी रही, मानो मुजस्मा हो कोई। मेरी बात तो सुन लेती खजस्ता, तुम ही तो मेरी जिंदगी की खुशियों की दुआ करती थी। माना तुम खफा हो, मगर सुन तो लेती कि मुझे क्या मिल गया है। मगर तुमने तो मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मेरी कड़ी मुशक्क़त में मैं कड़ी मुशक्क़त में हूँ। मज़ीद ज़ब मुझे तबाह कर देगी। मैं मोहब्बत के मामले में किस कदर बदनसीब ठहरी हूँ कि तुम भी तमाम रिश्ते तमाम कर चली। वो बेदर्दी से रो दी थी। वो मज़ीद कितनी देर तक खड़ी रहती, मगर इसी वक्त अदीरा के रोने ने उसे होश में ला पटका था। उसने पलट कर देखा। अदीरा अब खिलौनों से बेजार हो चुकी थी। उफ, माना भाई भाभी ने यह फैसला मुसल्लत किया, मगर जब मैंने असलान को देखा तो मुझे ये तोहफा लगा। रिश्ता तुमने सुना ही नहीं खजस्ता, के मुश्किल ही सही मगर मनचाहा हो गया है मेरा। अजलान ने क्या गुमान किया होगा, इतना बरहम हुए वो अभी तो। इनके मिजाज में बेहतरी आई थी और ये सब हो गया। नगीन खाला क्या सोच बैठी हैं, कैसे समझाऊं, सब कुछ बिखरा सा मालूम हो रहा है। आयत ने अदीरा को सीने से लगाया था। अभी उसे अजलान का सामना भी करना था। वो जिन निगाहों से उसे देखते गए थे वो घबरा सी रही थी। नीचे से आती आवाजें अब थम सी गई थीं। वो बरहम से कमरे में टहल रहे थे। अहमर को उन्होंने लैपटॉप पर कार्टून लगा दिए थे कि वो मसरूफ हो जाए। किस कदर बदतहजीब थी, मेरे घर में मुझे बुरा कह रही थी। मुझे कौन सा इल्म था कि वो इतनी कम उम्र होंगी। मैं भी कहाँ इन्हें अभी तक कबूल कर पाया। गहरी सांस लेकर उन्होंने पानी का गिलास भरकर पिया। पता नहीं वो गई है या नहीं, दिल बिल्कुल नहीं था इनका नीचे जाने का, मगर इन्हें जाना था। लाउंज में मुकम्मल सन्नाटा था। अदीरा भी मौजूद नहीं थी। उन्होंने हैरत से एतराफ में निगाह घुमाई थी। ना जाने कहाँ थी। इससे पहले वो कमरे या किचन में देखते। वो किचन से अदीरा को उठाए बाहर आई। उसकी शक्ल देखते ही इन्हें खजस्ता की बातें फिर से बरहम करने लगी। किस तरह उसने लम्हे में उनकी बेइज्जती की थी। आयत ने घबराई निगाह उठाकर अजलान की जानिब देखा। वो उसी को देख रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर लब आपस में पेवस्त से हो गए थे। वो भी शायद मुंतजिर थे, मगर आयत की जानिब से किसी भी किस्म का रद्द अमल ना मिला तो सर झटक कर वापस ऊपर की जानिब बढ़ गए। वो माफ़ी मांगना चाहती थी। खजस्ता बेशक ज़्यादा बोल गई थी। फिर नगीन से बात करना थी, मगर अजलान से इस मौजू पर गुफ्तगू से पहले वो कुछ नहीं कर सकती थी। जो कुछ भी आज हुआ था, अजलान मजीद बरहम ना हो जाए, मगर यहाँ वो खामोश थी। दूसरी जानिब वो कहीं ना कहीं आयत की जानिब से पेशकदमी के मुंतजिर थे। जो कुछ हुआ था उसके बाद इन्हें यही लगा था कि आयत कोई जवाब पेश करेगी। वो बरहम ना होते तो क्या होते। इन्हीं के गुमान में तो ये था कि खजस्ता के रवैये पर नादम भी नहीं थी। इनका बिल्कुल भी इरादा ना था जाने का, मगर अब आखिरी मौके पर इनकार करना भी मुनासिब ना था।
अहमर को भी वो तैयार हुआ देख चुके थे, इसलिए अपने इश्तियाल को कुछ वक्त के लिए पहरे बिठाने का हौसला किया था। वरना मिजाज तो यूं था मानो आयत पर कहर बनकर बरस जाए। मगर शायद आयत की ही किस्मत खराब थी, आज उसे अजलान के गीज का सामना था। अहमर, क्या कर रहे हो बिट्टू? जाओ नीचे बाबा से कहो हम तैयार हैं। चले, मैं बस अद्दी का सामान रख रही हूँ। आयत ने तेजी से बिस्तर पर फैला सामान उठाया था। फिलहाल उसने बातचीत का मामला वापस आने तक रख दिया था। जी आयत माँ, जाता हूँ, वो कहता बाहर की जानिब दौड़ा था। वो भी अपने जहन पर काबू पाने की कोशिश करने लगी थी जब अचानक उसे कुछ टूटने की आवाज आई थी। अजलान, पहला ख्याल उसे उन्हीं का आया था। वो जल्दी से अदीरा को उठाते इनके कमरे में आई थी, मगर फिर रुक गई। अहमर, चोट तो नहीं लगी आपको? ठीक हो ना बिट्टू? अदीरा के बेड पर लिटाते वो अहमर की जानिब आई, जो ड्रेसिंग टेबल के साथ सहमा खड़ा था और उसके पैरों के पास परफ्यूम की शीशी चिकनाचूर हुई पड़ी थी। साथ कुछ और भी शय गिरी हुई थी। जल्दी में उसने अहमर को गोद में भरकर बेड की जानिब खड़ा किया और खुद बैठकर कांच उठाने को बढ़ी थी। आपकी हिम्मत को मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरे इतना मना करने के बावजूद भी आप, आखिर क्यों आप मेरी शय को हाथ लगाती हैं? वो भी गालबन ऊपर की जानिब ही आ रही थी जब आवाज़ सुनी थी, मगर कमरे में मौजूद परफ्यूम की टूटी शीशी नहीं, बल्कि उससे कुछ दूर पड़ा उनका पर्स और उससे निकलते दो सुनहरी सितारे उनकी निगाह में अंगारे भरने का सबब बने थे। वो तेजी से आए थे और ज़मीन से वायलट और वो तारे उठाकर मुट्ठी में कैद किए थे। मान उनकी जेस्ट खोते खोते बची थी। अगर आयत अहमर को लेकर डरी न हुई होती तो निगाह उन पर जरूर जाती। दूसरी जानिब असलान की निगाह जब उन पर पड़ी तो तारों की बेकदरी पर वो बेकाबू हो गए। बस वही याद का सहारा था उनकी मता हयात परिविश की निशानी, जो वो अनजाने में इन्हें सौंप गई थी, जिसे उन्होंने एक लम्हा भी खुद से जुदा ना किया। और आज वो आयत की वजह से जमीन बोस हुई पड़ी थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाने की? मुझे यकीन है ये सब जानकर किया गया है। पहले वो आपकी दोस्त आती हैं और बदतमीजी करती हैं, फिर आप उन्होंने सख्ती से कहते उसका बाजू थामते खड़ा करते खुद के नजदीक किया था। बेसाख्ता आयत के लबों से सिसकी निकली थी। जमीन पर पड़ी किरची उसके पैर में पेवस्त हुई थी, मगर वो निगाह तक ना उठा सकी। सहो जुल्म, कोताहियां और इल्जामात, यही है मेरी मोहब्बत का इनाम। आपको बस मैं ही क्यों हर बार खतावार लगती हूँ? ये बेजान शय क्या इतनी मानी रखती है कि एक परफ्यूम की शीशी मेरे एहसासात और जज्बात से ज्यादा अहम है? वो तड़प ही तो उठी थी, मगर कहाँ जानती थी वो तो उसी की यादों को सीने से लगाए उसे ही जख्म दे रहे हैं। एक निशानी को संभाल रखा है, मगर जिसकी है वो तो उनके साथ उसके पास थी, मगर बदबख्त जो ठहरे थे। मेरी ही गलती है जो खामोश रहता हूँ। वो बरहमी से बेकाबू होने लगे थे। कहरबार निगाह उसके सकते वजूद पर डालते उन्होंने अदीरा को गोद में भरा था और अहमर को अपने पीछे आने का हुक्म सादर करते कमरे से बाहर निकले थे। जब अकब से सरसराती हुई पुकार हुई थी, कभी कभी रवैयों के फंदे रिश्तों का गला घोंट देते हैं। उन्होंने फिक्रों पर ध्यान देने की भी कोशिश नहीं की थी। अहमर, जाओ बाबा के पास, उसने रोते हुए अहमर को शिकस्ता लहजे में कहा, तो वो नफी में सर हिला गया। बिट्टू प्लीज, उसके पास हकीकतन फिक्रों का कहत पड़ गया था। लड़खड़ाते कदमों से वो अंदर कमरे में गई और चंद मिनट बाद ही अहमर का बैग लिए आई थी। उसे पुचकारते उसने अहमर को नीचे भेजा था और खुद निढाल वजूद के साथ वहीं जमीन पर बैठ गई थी। बाबा, मुझे नहीं जाना है, मुझे अम्मा के पास रहना है, नीचे आते अहमर ने इन्हें देखते ही कहा था। उसके लबों से आजाद हुए फिक्रे इन्हें मुट्ठी भींचने पर मजबूर कर गए थे। खामोश अहमद, अब एक लफ्ज ना सुनूं मैं। अदीरा का बेबी सीटर वो गाड़ी में रखते सख्ती से टोक गए। हम नाना नानी के घर जा रहे हैं अहमर, वहां मैं बिल्कुल भी ये बात ना सुनूं। गाड़ी स्टार्ट कर दे, मानो उन्होंने तंबीह की थी। किसी तौर इनका गुस्सा तमाम होने को नहीं आ रहा था। ये सोची उनकी रूह को खींच रही थी कि अगर वो वक्त पर ना आते तो आयत ने बेध्यानी में वो तारे फेंक ही दिए होते। बाबा, आयत माँ, अहमर ने सिसकी लेते कहा। उन्होंने जवाब ना दिया, बस घुर कर रह गए। बस बहुत हो गया, अब मैं बिल्कुल भी उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज ही आपा को कहकर ये मामला खत्म करता हूँ। मेरे बच्चों को भी मेरे खिलाफ कर रही है। उन्होंने अहमर की जानिब देखते सोचा वो रोने में मगन था। अरे भाई, आयत क्यों नहीं आई साथ? चंद पल अजलान थमे थे, फिर खुद को संभाल लिया था। अरे वो दरअसल इनकी भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई,
تو بس اس لیے میں انہیں چھوڑ کر یہاں آیا ہوں۔ انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا، مگر نگاہ احمر کے چہرے پر ڈالی کہ نگاہ جھکا گئے۔ وہ انہیں ہی ناراض انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اوہ چلے، میں خود آ جاؤں گی ان سے ملنے کچھ روز میں۔ آؤ احمر، میں آپ کے لیے بہت سارے کھلونے لائی ہوں، چلو وہ دیکھتے ہیں۔ اقرا کہتی احمر کو لیے اندر کی جانب بڑھ گئی، تو وہ بھی پرسکون ہو گئے کہ جب سے وہ آئے تھے احمر خاموش سا بیٹھا تھا، مانو ابھی رو دے گا۔ باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کھانا کھا کر وہ کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رمضان صاحب کے ساتھ باتوں میں وہ بھی اپنے ذہن کو اس تلخ قصے سے نجات دلا گئے تھے۔ مگر اسی وقت ملازمہ ادیرہ کو لیے ان تک آئی تھی۔ وہ اب بے قابو سی ہو چکی تھی اور مسلسل رونے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ ملازمہ اسے چپ کرواتے یقیناً اب ہلکان سی ہو چلی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں رو رہی ہے؟ اذلان نے فکر مندی سے اٹھتے ہوئے ادیرہ کو تھاما تھا۔ صاحب شاید اسے بھوک لگ رہی ہے، میں نے ابلا آلو سیریل میں کھلانا چاہا مگر نہیں کھایا، شاید دودھ پینا ہے اسے۔ آپ مجھے اس کی فیڈر دے دیں، میں پلا دوں گی، ملازمہ نے مفصل سا جواب دیا تھا۔ فیڈر؟ ملازمہ کی بات پر وہ تھم سے گئے۔ فیڈر تو کیا، وہ تو بچوں کی ضرورت کا دوسرا سامان تک ساتھ نہ لائے تھے، اس قدر برہم تھے کہ کچھ یاد ہی نہ رہا تھا۔ او بھائی، حد ہوئی، اس قدر غیر ذمہ دارانہ حرکت۔ کم سے کم بھائی کے جانا تھا تو بچوں کے سامان کو تو ساتھ دیتی۔ وہ لبنہ معاملے کو پہچان گئی تھی، سختی سے گویا ہوئی۔ بہت خوب اذلان، یہ ذمہ داری اٹھا رکھی ہے آیت نے۔ ایک چھوٹی بچی کی ضرورت کی اشیاء تک ساتھ نہ دی، بلکہ اسے یوں تنہا تمہارے ساتھ ادیرہ کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تم نے شادی کیوں کی تھی جب بچوں کو خود ہی سنبھالنا تھا؟ لبنہ، رمضان صاحب نے ان کے لبوں پر پہرے بٹھانے کی کوشش کی تھی، جبکہ اذلان مہربا لب سے تھے۔ اس میں آیت کی کوئی غلطی نہ تھی، جانتے تھے مگر کیا کہتے۔ آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ خود دیکھ لیں، بچی کا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ میں آپ کی طرح نگاہ بند تو نہیں کر سکتی ہوں۔ یہ انتخاب ہے اذلان تمہارا۔ انمتا کے بچے اب یوں رولیں گے۔ وہ مزید برہم ہوئی تھی۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی پاس کی مارکیٹ سے دودھ اور فیڈر لے آتا ہوں، انہوں نے معاملہ ڈپٹاتے کہا۔ بس یہی کسر تھی، وہ کہاں تھمنے والی تھی۔ مما بس کر جائیں، بھائی لائیں دے ادی کو، یہ رہی اس کی فیڈر۔ اقرا نے ہاتھ میں تھامے بوتل کو سامنے کرتے ادیرہ کو تھاما تو اذلان چونک اٹھے۔ یہ آپ کے پاس احمر کے بیگ میں تھی بھائی۔ مما، آیت نے تمام ضرورت کی شے کے ساتھ ہی بچوں کو بھیجا ہے، حد کرتی ہیں آپ بھی۔ وہ ادیرہ کو فیڈر دیتے گویا ہوئی۔ یہ انہوں نے کب؟ یکایک ان کی نگاہ احمر کے بیگ پر پڑی تھی۔ وہ احمر کے پاس بیگ کی وجہ سمجھ نہیں پائے تھے اس سے پہلے، مگر جب علم ہوا تو شرمندہ سے ہو بیٹھے۔ ہاں تو یہ بھی کوئی عمدہ کارکردگی نہیں تھی، بچے کو چیزیں دی ہیں، وہ اب اتنا سمجھدار تو نہیں، وہ کہاں ماننے کو فریضہ انجام دیتی۔ بابا بس اب گھر چلے۔ ادیرہ سنبھلی تو احمر کی پکار شروع ہو چکی تھی، وہ بھی اب تھک چکے تھے۔ ہاں چلو چلتے ہیں، وہ کہتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں تو سوچ رہی تھی احمر کو آج روکتی، مگر لبنہ گویا ہوئی۔ پھر کبھی صحیح لبنہ، ویسے بھی احمر تھک گیا ہے۔ رمضان صاحب نے احمر کی نیند میں ڈوبی آنکھیں دیکھتے اس کے گال کو چوما تھا۔ جی آنٹی، اگلے ہفتے ممکن ہوا تو میں خود چھوڑ جاؤں گا، مگر ابھی ہم چلتے ہیں۔ وہ سہولت سے انکار کر گئے۔ چلو تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، وہ بھی راضی ہوئی تو اذلان رمضان صاحب سے ملتے باہر نکل آئے۔ اذلان بھائی، وہ گاڑی میں احمر کو بٹھا رہے تھے جب اقرا کی پکار پر متوجہ ہوئے۔ یہ کچھ تحائف ہیں اور یہ آیت کے لیے میں لائی تھی۔ اقرا نے چند بیگز ان کی جانب بڑھائے تو وہ متبسم سا سر ہلا کر تھام گئے، مگر اقرا کے مزید کہے فکروں پر وہ غیر متحرک ہی تو رہ گئے تھے۔ بھائی میں مانتی ہوں انمتا باجی اگر ہوتی تو بچوں پر جان لٹا دیتی، مگر یہی تو بات ہے نا، وہ اب ہم میں نہیں ہے، اور پھر اپنے بچوں سے تو سب کو پیار ہوتا ہے، بات تو یہ ہے کہ کسی کے بچوں کا سینے سے لگا کر بتاؤ۔ اقرا معذرت مگر میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ وہ مانو انجان بنے تھے۔ بھائی احمر نے مجھے بتایا کہ آپ کے یہاں آنے سے پہلے آیت سے کچھ تلخ کلامی ہوئی ہے اور وہ گھر پر ہے، اس کے فکرے کیا ادا ہوئے؟ اذلان نگاہ جھکا گئے۔ بھائی آیت اچھی لڑکی ہے، میں جانتی ہوں، اتنے وقت میں میرے لاتعداد بار ان سے گفتگو ہوتی رہی ہے، بلکہ یہ کہنا غلط تو نہ ہوگا وہ اب میری دوست کے عہدے پر آتی ہیں۔ میں غلط نہیں، وہ لڑکی واقعی محبت کے معاملے میں خوش قسمت ہے، وہ سوچ کر رہ گئے۔ بلا شبہ انمتا باجی کے بعد اگر کوئی آپ کے بچوں کو سنبھال سکتا ہے، محبت نچھاور کر سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف آیت ہی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کا مفہوم؟ اذلان نے سر ہلایا تھا۔ مجھے واقعی افسوس ہے کہ تمہیں
مجھے یہ سب کہنا پڑا، یہ سمجھانا پڑ رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ بچے میرے رویے سے دل برداشتہ ہو سکتے ہیں، میں احتیاط برتوں گا۔ شکریہ بھائی، یقین جانے آیت بہت اچھی ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک درخواست ہے، آپ ماما کی باتوں کو کبھی ذہن میں جگہ نہ دیجیے گا، وہ بس آپ کی طرح ابھی آیت کو سمجھ نہیں پائی ہیں۔ اقرا سے گفتگو کے بعد وہ مزید شرمندہ ہوئے تھے۔ گہری سانس لے کر وہ گاڑی کی سیٹ پر آ بیٹھے تھے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ غلطی ہو جاتی ہے، اور میں قطعی کسی شے کے ٹوٹنے پر برہم نہیں ہوا تھا۔ میں نے تو اس متاع کو جب زمین بوس دیکھا تو یہ رویہ اپنا گیا، جیسے میں دل میں بسا کر رکھتا ہوں، آنکھوں سے چومتا ہوں۔ وہ یوں بے مول سی فرش پر پڑی تھی، اور گر جو میں نہ پہنچتا تو کچرے میں ہوتی۔ بابا، وہ خود کا دفاع کر رہے تھے جب خاموشی کو احمر کی پکار نے توڑا۔ جی بابا کی جان، بس ہم گھر پہنچنے کی والے ہیں، انہوں نے مسکرا کر تسلی دی تھی۔ بابا، آیت ماں کہتی ہیں بابا سے کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے، اور اگر غلطی ہو جائے تو اسے مان لینا چاہیے۔ اذلان نے حیرت سے احمر کی جانب دیکھا۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں پھر سے پانی لے آیا تھا۔ بابا، میری وجہ سے آیت ماں کو آپ نے ڈانٹا، وہ سسک کر کہہ اٹھا۔ نہیں میری جان، بابا نے آپ کی وجہ سے کسی کو غصہ نہیں کیا۔ اذلان واقعی اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پائے تھے۔ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، آیت ماں سے نہیں۔ میں آپ کا پرفیوم اٹھا رہا تھا جو وہ گر گیا، آیت ماں تو بعد میں آئی تھی۔ احمر کی بات پر چند پل تھم جانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے کچھ کہہ نہ پائے۔ سوری بابا، اب ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ احمر یکدم خوفزدہ ہوا تھا۔ اذلان نے خود کو سنبھالا۔ اف، اب تم سے تمہارا ہی بیٹا خوفزدہ ہو رہا ہے۔ اذلان، انہیں اس لمحے خود پر شدید اشتعال آیا تھا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر احمر کے گال پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ نہیں میری جان، بابا اپنے شہزادے پر بالکل غصہ نہیں ہوں گے۔ چلو رونا بند کرو، اور آپ کی آیت ماں پر بھی تو اس لیے ناراض ہوا کہ چوٹ لگ سکتی تھی انہیں۔ وہ اب اس کے ذہن کو صاف کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، آپ سے بھی سوری، اور آپ آیت ماں سے بھی کر لیں گے۔ بس اب تو رونا بند کرو، انہوں نے پچکارا تو وہ چپ ہو گیا، جبکہ وہ شدید ندامت میں چلے گئے تھے۔ وہ درست تھی، رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ احمر کو آیت سے بے انتہا محبت ہو جلی ہے۔ اگر جو یہی رویہ میں نے اس کے سامنے روا رکھا تو کہیں احمر مجھ سے نہیں، مجھے خود پر پہرے بٹھانے ہوں گے۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئے۔ نہ جانے کیوں زندگی کی تمام تلخیاں ایک ساتھ ہی میرے سامنے آنے لگی ہیں۔ محبت کا چمکتا جگنو میری ہتھیلی پر رکھا ہے، مگر اس کی روشنی مجھے فیضیاب کیوں نہیں کرتی؟ میں نے تو خواہش بھی کبھی نہ رکھی تھی۔ اذلان سعید میرے لیے وہ تارا تھے جن کی چمک کو میں نے اپنے دل میں یوں مستور کر رکھا تھا مانو خود پر بھی وہ محسوس نہ ہو پائے۔ پھر مجھے ان کا ساتھ سونپ دیا گیا، ان کے وجود کے دو معصوم پھولوں کو میری گود میں ڈال دیا گیا، مگر پھر کیوں ان کی نگاہ مجھ پر ٹھہر نہیں پا رہی ہے؟ اف، اذلان سعید، کیا آپ میں میرے لیے رحم نام کی کوئی شے جنم نہیں لیتی ہے؟ میرا وجود اتنا بے مول ہے کہ آپ کے سامنے آپ محرم ہیں۔ مجھے تو ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونے تک کا حق ہے، مگر قسمت دیکھیں، نگاہ بھر کر دیکھ نہیں پا رہی ہوں۔ حاشر نے مجھ پر ظلم ڈھایا، دنیا کے سامنے تماشا بنا دیا تھا، مگر میں سمجھ گئی تھی کہ آپ کی محبت کا بادل میرے سر پر رہا، مگر اب آپ جب یوں کریں گے تو میں خود سے ہی غافل ہو جاؤں گی کہ اب تو دل آپ کے سامنے ہی زیر ہو بیٹھا ہے۔ ذلیل بھی تو اسے مجھے کروانا تھا نا۔ کاش ایک بار آپ کے سامنے کہہ سکوں، اذلان سعید، ایک بار ہی صحیح، بس اس روز کی مسکراہٹ کو اپنے رخ پر لے آؤ۔ مجھ سے بے شک بات نہ کرو، بس نگاہ میں وہ اشتیاق لے آؤ۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی ہتھیلی پر ابھری لکیروں کو انگوٹھے سے مسل رہی تھی، نگاہیں اشک بار ہی تو ہو رہی تھیں۔ میں جانتی ہوں جو رویہ آپ نے روا رکھا تھا وہ آج کے واقعے کی وجہ سے تھا۔ بد تہذیبی بھی تو بہت کی تھی نا خجستہ نے۔ گفتگو کے اختتام ہونے تک وہ ایک بار پھر اذلان کو بریلزمہ کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، غلطی میری بھی ہے، مجھے فوراً معافی کے لیے آپ کے دستبردستہ آ جانا چاہیے۔ میری خطا سراسر میری۔ اب وہ خود کو سرزنش کرنے لگی، مگر ابھی بھی تو دیر نہیں ہوئی، میں حوصلہ رکھوں گی، سب کچھ بہتر کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ فیصلے کرنے لگی، اسی اثنا میں باہر گاڑی کی آواز آئی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے سامنے کرنے کا حوصلہ مجتمع کیا تھا، مگر کیا یہ آسان تھا؟ دو غیظ بھری نگاہیں پھر سے وجود میں کم ہمتی کا پہاڑ بنانے لگی تھیں، مگر اسے سنبھلنا تھا۔
تھکن زدہ وجود کو بمشکل اس نے کھڑا کیا تھا۔ اسے اس نے قدم کچن کی جانب تھے جن میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ ادیرہ کو احتیاط سے اٹھائے اندر داخل ہوئے تھے۔ پورے لاؤنج میں ملک جیسا اندھیرا پھیلا تھا۔ وہ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے اوپر کمرے میں چلے آئے۔ وہاں بھی انہیں سناٹے کا ہی راج ملا تھا۔ چہار اطراف میں نگاہ گھما کر مانو کسی کے وجود کو تلاشنا چاہا مگر ناکامی ٹھہری۔ یہ کہاں گئی؟ وہ تعجب میں گھرے تھے جب شرفو نے کمرے کے باہر سے پکارا۔ احمد کو اس کی گود سے لے کر انہوں نے آرام سے بچوں کو بستر پر لٹایا تھا۔ پھر گاڑی سے سامان لینے چلے گئے۔ دودھ گرم کر کے اس نے ادیرہ کے لیے فیڈر میں ڈالا اور احمد کے لیے کپ میں لیے وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اوپر کی جانب چل دی۔ کمرے کے باہر کتنے ہی لمحے وہ مجسمہ سی بنی کھڑی رہی مگر اندر تو جانا تھا۔ دھندلائی نگاہوں کو پلک کی باڑ سے صاف کرنا چاہا تو کئی اشک بہہ نکلے۔ وہ اذلان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ گہری سانس لے کر خود کو حوصلہ دیا اور اندر قدم رکھے۔ ابھی تو پیشی دینی ہے آیت، معافی طلب کرنی ہے ان سے۔ تمہیں یہ سب کرنا ہے کیونکہ تمہیں ہی قربان ہونا ہے، اس نے خود کو سمجھایا تھا۔ میں سب کر لوں گی، تسلی فراہم کرتی اندر بڑھی مگر وہ خالی تھی۔ مجھے بھی کچھ وقت مل جائے گا۔ اپنے کمرے میں آتے اس نے احمد کا ماتھا چوم کر اسے نیند میں ہی دودھ کا گلاس لبوں سے لگایا۔ روز کا معمول تھا، وہ بھی بنا کسی مشکل سے پی گیا۔ پھر اس نے ادیرہ کو گود میں اٹھایا۔ کچھ گھنٹوں کی دوری اسے احساس دلا گئی تھی کہ بچے اب اس کی روح پر قابض ہو چلے ہیں۔ ان کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ گزارا تو اس سنگ دل کے بغیر بھی نہیں ہے۔ اسی دہلیز پر ماتھا رکھے اب اگلی دنیا میں جانا ہے، وہ سوچے گئی۔ وہ ادیرہ کا ماتھا چوم کر اس کے ماتھے پر اپنا گال رکھ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے کے منظر کو دیکھ کر دہلیز پر ہی تھم گئے۔ وہ ادیرہ کے ماتھے سے اپنا گال ٹکائے خیالوں کے سفر پر گامزن تھی۔ بلا شبہ غلطی ہوئی تھی اور اب تلافی بھی ضروری تھی۔ وہ فکروں کو ترتیب دینے کی کوشش کرنے لگے جب نگاہ بلا ارادہ آیت کے پیر پر جا ٹھہری جہاں بے ترتیب سی پٹی بندھی ہوئی تھی جو اب تک مانو خون بہنے سے سرخ ہو کر بوسیدہ سی ہو چلی تھی۔ انہیں محسوس ہوا جیسے پیر میں کچھ سوجن سی بھی موجود ہو۔ آپ کے پاؤں پر چوٹ؟ یہ کیسے ہوا؟ اچانک برابر سے آواز ابھری۔ چونک کر سیدھی ہوئی اور چہرہ اٹھا کر اذلان کی جانب دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، آپ سے یہ زخم کیسے ہوا؟ انہوں نے سوال پھر سے دہرایا تھا۔ آیت نے ایک نگاہ پیر کی جانب دیکھا پھر ادیرہ کو محتاط انداز میں بستر پر لٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، بس یوں ہی پوری کوشش کی تھی کہ لہجہ نم نہ ہو۔ آپ لباس تبدیل کریں، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ مجھے کچھ کہنا بھی ہے آپ سے، وہ اپنی کہہ کر آگے بڑھی تھی جب اذلان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ رکیں، کہاں جا رہی ہیں؟ چائے ضروری نہیں ہے، اس قدر زخم سے خون رس رہا ہے، دیکھیں، اور آپ کو چائے پیش کرنی کی پڑی ہے۔ اس پر تو محترمہ کو پرواہ بھی نہیں ہے، ڈھنگ سے نہ بینڈیج کی ہے، اگر انفیکشن ہو گیا تو؟ اذلان نے چند قدم نیچے ننے ننے سے خون کے نشان دیکھتے قدرے سخت لہجے میں کہا تھا جو آگے بڑھنے پر آیت کے قدم سے زمین پر بنے تھے۔ یہ ٹھیک ہو جائے گا، رہنے دے۔ اس نے اذلان کے ہاتھ میں دبا اپنا ہاتھ نکالنا چاہا مانو وہ گرفت اسے بے حال ہی تو کر رہی تھی۔ تم جب یوں خیال کرتے ہو میرا وجود مرہم پا جاتا ہے، اگر جب محبت سے مجھے نواز دو گے تو میں پاگل ہی ہو جاؤں گی۔ اچھا، انہوں نے گھرتے ہوئے کہا، آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے نا، مگر پہلے بینڈیج کروائیں۔ وہ ہاتھ تھامے اسے اپنے کمرے میں لے آئے تھے۔ بیٹھے یہاں، اپنے بیڈ پر بٹھاتے الماری سے انہوں نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا، پھر اس کے پاس آتے زمین پر بیٹھ گئے۔ اذلان نے نیچے کارپیٹ پر بیٹھ کر احتیاط سے اس کا پیر تھامنا چاہا جب اس نے بے ساختہ ان کے ہاتھ دور کیے۔ یہ رہنے دیں، انکار ہوا تھا۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ سیاہ نگاہ میں سمندر سا موجزن تھا۔ لمحے میں کسی کی پانی سے لبریز نگاہیں ان کے ذہن کے پردے پر ابھری۔ مماثلت کا یہ وقت انہیں انتہائی غیر مناسب لگا تھا مگر یہ دو نگاہیں انہیں ایک جیسی لگی تھیں۔ پہلی بار انہوں نے آیت کی نگاہ کو نم دیکھا تھا۔ وہ غیر متحرک رہ گئے۔ کیا میری سوچ درست ہے؟ میں خود کر لوں گی۔ آیت کی پکار نے ان کے تنفس کو بحال کیا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر سنبھل گئے مگر شک نے دل میں جگہ بنا لی۔ آپ کریں گی ایسے ہی جیسے یہ کی ہے؟ انہوں نے پیر تھام کر اپنے گھٹنے پر رکھ کر اس کا معائنہ کیا۔
लबों पर कुछ सवाल उनके फड़फड़ाने लगे, मगर तरतीब बिखरने लगी। उस शख्स की मसीहाई भी किस कदर जानलेवा है, कैसी लगी ये बताएं। खुद से घबराकर वो मुतवज्जो हुए थे मुकम्मल तौर पर, वरना जब कुछ लम्हों तक भी जवाब ना मौसूल हुआ तो पायोडीन निकालते उन्होंने निगाह की। वो इन्हें ही देख रही थी। उफ, क्यों ये निगाहें आज मेरा सब्र आजमा रही हैं। सर तो झटका, फिर शाम का वाकया जहन के पर्दे पर उभरा तो वो शर्मिंदा से हो गए। ये मेरी वजह से हुआ था ना, मैं माजरत करता हूँ, अजलान ने निदामत से कहा। नहीं, बल्कि मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। मैं मानती हूँ आपको खजस्ता की बातें बुरी लगी हैं, उसके लिए मैं माजरत भी करती हूँ। उफ, बेसाख्ता उसके लबों से कराह निकली। जख्म पर मरहम रखते हैं तकलीफ का एहसास शदीद हुआ। अजलान मुतवज्जो हुए। वो आंखें नीचे अब लबों पर हाथ रखे बैठी थी, मानो तकलीफ बर्दाश्त करना चाहती थी। इनकी नज़र उसके हाथ के हिलते ब्रेसलेट पर थम गई। जहन फिर भटका। बस हो गया, उन्होंने बैंडेज करते कहा। आयत ने निगाह वाह की थी। आयत लबों पर फड़फड़ाते सवाल आज़ाद होने के फराक में थे। वो जो फिर से सिलसिला कलाम जोड़ना चाहती थी, उनकी पुकार पर सवालिया निगाह से देखा। वो आपने इंटर किया है तो कॉलेज भी आप जाती होंगी। हैरान निगाह से आयत ने अजलान की जानिब देखा था। वो कतई इस वक्त ये सवाल नहीं समझ पाई थी। नहीं, मेरा मतलब है इंटर किया है आपने। वो खुद भी समझ नहीं पा रहे थे कि फिक्रों को तरतीब कैसे दे। जी, बस इतना ही पढ़ सकती। आयत के फिक्रे उनका सांस रुकने का सबब बने। वो बेसब्री से उसकी बात मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे थे। मगर मैंने प्राइवेट किया है। उफ, मुझे मालूम था मैं इतना खुशबख्त नहीं। वो परी इस देश की कहाँ हो सकती थी। अपनी याद को मेरे दिल में यूं पेवस्त कर गई कि मैं तमाम हो गया। हर किसी में आपका अक्स झलकता दिखता है। मेरी बेबसी देखें, आपकी निगाह को इसमें तलाश रहा था। मैं मकबूतुल हवासी तो हो गया हूँ। उन्होंने गहरी सांस लेकर खुद को पुरस्कून करना चाहा। सुने, खजस्ता की बातों को दरगुजर कर दें। वो बस खाला और मेरी वजह से आपके साथ ऐसा रवैया रख गई। मैं माफ़ी मांगती हूँ उसकी जानिब से। देखिएगा, वो भी आपसे दोबारा मिलकर तलाफी ज़रूर करेगी। मुझे मालूम है, बस वो मेरे मामले में बहुत जज्बाती है। मेरी भी कोताही है, मुझे उनसे कुछ मख्फी रखना ही। आयत बिला आखिर उन्होंने उसे टोक दिया, जो बिना सांस लिए अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करने की तगो-दो में थी। मैं समझ सकता हूँ वो परेशान थी। जाने दें, मैं भी दरगुजर कर गया हूँ। अजलान ने उसका पैर एहतियात से बिस्तर पर रखते उठते कहा। बहुत शुक्रिया, फरहत जज्बात में कहती। वो उठ खड़ी हुई थी। उफ, जब कराह निकली। अरे बैठ जाएं, अभी कुछ देर। अभी दवा लगाई है, पाँव पर जोर डालेंगी दोबारा खून बहने लगेगा। वो कहते बाथरूम की जानिब बढ़े। मेरे जहन पर अपने साथ का पहरा तो पहले ही बिठा दिया है। ये एहसास की चादर को डालकर आप घेरा तंग करते हैं। कभी धूप कभी बारिश सा ये अंदाज आपका मुझे तबाह कर देगा। आप ये दवाई खाएं, तकलीफ कुछ कम हो जाएगी। अजलान की पुकार पर सोच का सिलसिला टूटा। वो पानी और टैबलेट उसकी जानिब बढ़ाते मुंतजिर से खड़े थे। उसने चुपचाप दवाई मुंह में रखकर ग्लास को लबों से लगाया। आप ठहरे, मैं अभी आया। वो फिर कमरे से गायब हो गए। अपनी कलाई को उसने निगाह के सामने किया। वो मानो उसे सुनहरी सी महसूस हुई थी। पैरों पर भी अभी तक लम्स दहक रहा था। काश हमारे दरमियान ये अनदेखी दीवार गिर जाए। मैं जानती हूँ आप मुझे अनमता जी की जगह कभी नहीं दे सकेंगे, मगर मुझे मेरी जगह ही दे दें। पता नहीं कभी मैं फिर से आपकी निगाहों में वो चमक देख सकूंगी जो उस रोज आई थी। मुझे तो एक निगाह ही चाहिए बस। काश कभी वक्त मुयस्सर हुआ तो अपनी तमाम खुशियों के एवज ही सही वो एक निगाह मांग लूंगी। मोहतरमा को भूख हड़ताल का बेइंतहा शौक है। हर मर्ज की दवा, हर परेशानी का हल, खाना ना खाना। ये लड़की मुझे लगता है हवा पर जिंदा है। वो किचन में आए थे, आ गई थी। फिक्रो परेशानी में कुछ भी खाया नहीं होगा। और किचन की हालत देखकर उनका यकीन सच में तब्दील हो गया था। रात के खाने में कुछ भी मौजूद ना था। दूध निकाल कर गर्म करते उन्होंने फ्रिज से डबल रोटी निकाल कर ट्रे में रखी और उसे लिए वो ऊपर आए थे। ओहो, अजलान गहरा सांस लेकर रह गए। इनके तकिए पर सर रखे बेतरतीब से लेटे वो नींद की वादी में थी। गालबन थकन का गलबा था जो उस पर वारिद हुआ था। फिर बिना कुछ खाए सो गई। दूध का गिलास टेबल पर रखते अजलान ने सर को नफी में हिलाया। कुछ लम्हे ठहर कर उन्होंने उसके चेहरे पर निगाह टिका दी। चेहरे पर बला की मासूमियत का पहरा था,
मानो वक्त ने कोई गर्द ना डाली हो। बिलाशुबा वो हसीन थी, उन्होंने एतराफ़ किया था, मगर मैं क्या करूं? मुझे हुस्न से कोई सरोकार नहीं। आप वो नहीं हैं, और ना ही अनमता हैं, जो मेरे दिल पर मरहम रख लेंगी। अनमता जैसी हस्ती दुनिया में कुछ ही होती हैं, जो अपने वजूद से मरहम रखने का हौसला रख सके। आप में वो हौसला मैं जानता हूँ नहीं होगा। शराकतदारी सब कहाँ बर्दाश्त कर पाते हैं। अनमता ने मुझसे हसूल नहीं चाहा था, वो बस मुझे संभाल गई थी। मगर आपसे मामला जुदा है आयत। आप मेरे वजूद पर ज़रब लगाती हैं। आपका वजूद मेरी मोहब्बत की याद को मज़ीद बढ़ा जाता है। आपके वजूद से मैं उलझ जाता हूँ। आपकी ये दो निगाहें मुझे मेरा खसारा शिद्दत से याद करवाती हैं। आपकी मौजूदगी बताती है मैं कितना खुफ्ता बख्त हूँ। मेरी किस्मत में दोबारा भी किसी का साथ लिखा तो भी उनका नहीं, जिनकी उल्फत मैं अपने दिल में लिए नढाल रहता हूँ, जिनकी असीरी में मैं 5 साल से बेहाल खड़ा हूँ। मगर कोई सदे बाब नहीं, ना मोहब्बत इनका पीछा छूटती है, ना मिलने का कोई मौजब। मेरे वजूद और दिल के को गम एक तो नहीं है। मैं तस्लीम कर चुका हूँ आपको, मगर सिर्फ अपने बच्चों की माँ। वो अनजाना वजूद फिर बड़ी अफरात से इनकी याद में दर आया था। कहाँ जानते थे कि जिसकी हसरत ने बेकाबू कर रखा है, वो तो उनके सामने मौजूद थी। दूर खड़ी किस्मत इन पर कहका लगाने लगी। ये आंख मचोली का खेल, ये पर्दा ना जाने कब गिरना था।